देखिए, इस लड़ाई में हम सफलतापूर्वक बच पाए हैं, उसका एक कारण था कि हम गांवों को इससे मुक्त रख पाए थे। लेकिन टियर 2, टियर 3 सिटी पहुंचा तो इसको गांव में जाने से देर नहीं लगेगी और गांवों को संभालना हमारी व्यवस्थाएं बहुत कम पड़ जाएगी। फाइन भरने से नहीं, ये फाइन लेने से कोई इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। सॉल्यूशन निकलेगा आप कोरोना टेस्ट कराओ पहले, वो बात चली नहीं रही, बस सीधी पब्लिक को पकड़ कर फाइन मांग रहे हैं। नहीं, अभी ऐसा कुछ पर्टिकुलरली बताया नहीं हमको कि बीचेस वगैरह पे आना मना। नहीं, आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? सर मास्क गाड़ी में है सर। कई लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि कोरोना खत्म हो गया है, अब हमें मास्क लगाने की जरूरत नहीं है, फिजिकल डिस्टेंसिंग की जरूरत नहीं है, हाथ धोने की जरूरत नहीं है। फिजिकल डिस्टेंस नहीं रखेंगे तो अपना ही नुकसान है, नहीं रखेंगे तो पब्लिक का ही नुकसान है। दवाई भी और कड़ाई भी। जिस प्रकार से समाज में हम देख रहे हैं कि लोग अब इतना कैजुअली ले रहे हैं, इतना लाइटली ले रहे हैं, कोई मास्क को ठीक से गंभीरता से नहीं पहनता है, तो अगर इन बातों को भी अगर फॉलो करने में हम किसी प्रकार से जो है कैजुअल ढंग से काम कर रहे हैं तो ये निश्चित रूप से हम सबके लिए चिंता का विषय है। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। कोरोना से निपटते 1 साल हो गया है। कई दफा ऐसे मौके भी आए जब लगा कि ये बीमारी नियंत्रण में आ गई है, लेकिन एक बार फिर जब दूसरा लहर सामने आया है तो समझ में आ रहा है कि स्थिति एक बार फिर बेकाबू हो रही है। इतना ही नहीं, नए नए वेरिएंट्स भी इस बीमारी के सामने आ रहे हैं। वैक्सीनेशन चल रही है लेकिन उसकी रफ्तार कुछ इस तरह की नहीं है कि ये बीमारी जल्द से जल्द काबू में आ पाए। कई राज्यों को बहुत ड्रास्टिक कदम उठाने पड़े हैं। इन सारी चीजों के बीच कई सवाल आपके मन में भी होंगे। उन सभी सवालों के जवाबों के साथ देखिए हमारी ये खास पेशकश। 1 साल बाद एक बार फिर से कई राज्यों में कोरोना विस्फोट। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के अंदर हमारी तरफ से किसी भी किस्म की लापरवाही जो है वो किस प्रकार से केसेस को दोबारा से बढ़ने की ओर ला सकती है, ये हमको नजर आ रहा है। क्या 1 साल बाद एक बार फिर से लौटेगा सख्त लॉकडाउन का दौर? एक साल बाद एक बार फिर से कोरोना संक्रमण हुआ आउट ऑफ कंट्रोल। एक बहुत बड़ा कारण ये है, लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि अब वैक्सीन आ गई है, अब कोविड खत्म हो गया है और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो बिल्कुल ही खत्म हो गया है। मास्क लगाना बिल्कुल बंद हो गया है। अमेरिका और यूरोप की तरह भारत में भी कोरोना की दूसरी लहर की दस्तक है। देखिए, इस लड़ाई में हम सफलतापूर्वक बच पाए हैं, उसका एक कारण था कि हम गांवों को इससे मुक्त रख पाए थे। लेकिन टियर 2, टियर 3 सिटी पहुंचा तो इसको गांव में जाने से देर नहीं लगेगी और गांवों को संभालना हमारी व्यवस्थाएं बहुत कम पड़ जाएगी। दुनिया के हर देश में कोरोना पार्ट 2 में हुई हैं कितनी मौतें? अगर आप मृत्यु देखें, डेथ पर मिलियन पॉपुलेशन देखें, तो वहाँ भी भारत में डेथ पर मिलियन पॉपुलेशन कोरोना से होने वाली मृत्यु बहुत कम है, 17.2 प्रति मिलियन है। और अन्य देश ऐसे हैं जहाँ ये 35 गुना भारत की संख्या से है। कोरोना की दूसरी लहर में क्या 45 साल से अधिक उम्र वालों को ज्यादा खतरा है? जो भी 45 के ऊपर है
सब लोग अपना नाम रजिस्टर करें और अपॉइंटमेंट लेकर वो टीका लगाए, वैक्सीन करें। और एक और बात कहना चाहता हूं कि वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या नए कोरोना वेरिएंट ने महामारी को ज्यादा खतरनाक बनाया है? इन 18 राज्यों में मैं आपके सामने लाना चाहूँगा 771 हमारे वेरिएंट्स पाए गए। कुल हमने जो है 10,787 सैंपल्स जीनोम सीक्वेंस किए। इसमें 736 तो हमारे यूके वेरिएंट मिले हैं, 34 हमें साउथ अफ्रीकन वेरिएंट मिले हैं और एक सैंपल ब्राजीलियन वेरिएंट के तहत पॉजिटिव पाया गया। क्या लॉकडाउन के 1 साल बाद देश फिर उसी खतरे की तरफ बढ़ रहा है जिसे देखकर भारत में लगाया गया था दुनिया का सबसे बड़ा लॉकडाउन? मास्क पहनने के लिए अनिवार्य तौर पर ये जो अभियान है वो लंबे समय से लगातार जारी है। 2000 रुपए का फाइन देना होता है, इसीलिए अधिकतर लोग यहाँ पर आपको मास्क पहने हुए नजर आ जाएंगे। लेकिन मास्क न पहनना एक बहुत बड़ी समस्या है, खासकर उन इलाकों में जहां पर चेकिंग की चौकसी नहीं होती है। लेकिन लोगों को अपने मन से ये महसूस करके अपनी सेहत के लिए इसकी बेहतरी को समझते हुए मास्क को लगाना चाहिए, किसी फाइन के डर से नहीं। और यही कारण है कि आज अगर हम अलग अलग राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ते देख रहे हैं तो उसके पीछे लोगों की अपनी थोड़ी सी लापरवाही भी है। महाराष्ट्र समेत 8 राज्यों में कोरोना के नए केस रोज नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। महाराष्ट्र में जहां कोविड संक्रमण कहर ढा रहा है, वहीं पंजाब, केरल, कर्नाटक, गुजरात और छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। इन 6 राज्यों में ही संक्रमण के 80% से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जिसकी वजह से महाराष्ट्र समेत कई राज्यों ने आंशिक लॉकडाउन, संपूर्ण लॉकडाउन, वीकेंड लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू जैसे कदम उठाए हैं। किंबहुना सप्टेंबरमध्ये जो आपल्याकडे सर्वोच्च बिंदू त्यांनी जो गाठला होता त्याच्या जवळपास किंवा त्याच्या पुढे आता आपण गेलेलो आहोत। पुन्हा लॉकडाऊन करणं हा एक मार्ग आहेच, पण मला जसं त्या काळामध्ये जनतेने सहकार्य केलं त्या सहकार्याची पुन्हा अपेक्षा आहे आणि जनता नक्की करणार, माझे बांधव माता भगिनी नक्की करणार। कुछ महीने पहले तक जिस तरह से कोरोना का ग्राफ नीचे आ रहा था और जिस तरह से वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा था, उसे देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि एक बार फिर से ऐसी तस्वीरें सामने आ सकती हैं। बाहर मत निकलो, ज्यादा से ज्यादा आपका मेडिकल ये होगा तो जा पाओ, मेडिकल के नाम पे बाहर मत घूमो भैया। कोरोना पार्ट 2 के इस नए दौर ने एक बार फिर से पूरे देश में डर का माहौल बना दिया है। पांच महीने बाद मार्च के अंतिम हफ्ते में केस में बड़ा उछाल देखने को मिला है। 23 अक्टूबर 2020 के बाद पहली बार देश में एक दिन में 50,000 से अधिक मामले सामने आए। 23 अक्टूबर को 24 घंटे में 54,366 केस सामने आए थे। मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने से ठीक होने की दर गिरकर 95.28% हो गई है, जबकि मृत्यु दर बढ़कर 1.36% हो गई है। ये देश में इन्फेक्शन की टाइमलाइन ट्रेंड को दर्शाता हुआ ग्राफ है, जिसमें हम बता रहे हैं कि सितंबर के मध्य में सबसे अधिकतम एक्टिव केसेस थे 10,17,000। उसके बाद ये लगातार घटते गए और फरवरी के मध्य में ये घटकर 1,36,000 तक पहुंच गए थे। उसके बाद केसेस में बढ़ना शुरू हुआ।
महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उद्धव सरकार ने कुछ सख्त फैसले लिए हैं, जिसके तहत 2 अप्रैल को हालात की समीक्षा होगी। केस बेकाबू रहे तो लॉकडाउन पूर्णतः लगेगा। 2 अप्रैल से पहले भी लॉकडाउन संभव है। निजी अस्पतालों के आधे बेड रिजर्व कर दिए गए हैं। 50% बेड कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व है। शादी में सिर्फ 50 मेहमानों के जाने की इजाजत है। अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगों को मंजूरी। मॉल में क्षमता के 50% लोग ही जा सकेंगे। सिनेमा हॉल भी आधी कैपेसिटी से चलेंगे। इसके अलावा कई शहरों में लॉकडाउन और रात का कर्फ्यू लगाया गया है। हर राज्य को इस तरीके से करना पड़ेगा क्या? हर शहर को ऐसे करना पड़ेगा क्या? कड़ाई, क्या लॉकडाउन का खतरा, जो एक चेतावनी वो लोगों के मन में रहेगी तभी होगा? देखिए, मैं लॉकडाउन इत्यादि तो मैं नहीं समझता कि उसको करने की बात है या करना चाहिए। अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन जो बेसिकली कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जिसमें कि प्रमुख रूप से ये मास्क की बात आती है, इसको लोग गहराई, गंभीरता और ईमानदारी से, सख्ती से, कड़ाई से इसका पालन करें। इसके लिए सभी सरकारों को इसका कड़ाई से पालन कराना, खाली उन्हीं स्टेट्स को नहीं जहां की केसेस बढ़ रहे हैं। तो लगभग 400 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां की या तो 7 दिन या 14 दिन या 21 दिन या 28 दिन से कोई केस नहीं आया है। ये भी पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है। दूसरी तरफ 47 के करीब ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं देश में, जिसमें से काफी सिग्निफिकेंट 20-25 का नंबर महाराष्ट्र का है और भी सब स्टेट्स हैं जो जहां की केसेस थोड़ा बढ़ रहे हैं। तो कड़ाई से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का, मास्क का पालन करना, इसको पालन करवाने के लिए सख्ती जिस भी स्तर की करनी है। कोरोना संक्रमण के 74.32% मरीज सिर्फ 3 राज्यों महाराष्ट्र, केरल और पंजाब में। लेकिन डरने वाली बात यह है कि अचानक दिल्ली में भी केस बढ़ने लगे। 16 दिसंबर के बाद दिल्ली में पहली बार मार्च के अंतिम हफ्ते में रोज कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,500 को पार कर गया, जबकि पॉजिटिविटी रेट भी बढ़कर 1.69% तक पहुंच गई। दिल्ली सरकार ने हाल में एक आदेश जारी किया जिसमें यहां के वीकली बाजार, सिनेमा हॉल, मॉल, मेट्रो और धार्मिक स्थल को सुपर स्प्रेडर बताया गया है। इसीलिए यहां पर सख्ती बढ़ाने के आदेश दिए गए हैं। दिल्ली के अंदर पूरे देश में पिछले 15-20 दिन से थोड़े केसेस बढ़ रहे हैं, तो लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि भाई जहाँ पब्लिक में जाए तो मास्क जरूर लगाएं। और ये साथ साथ रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि होली को परिवार के साथ घर के अंदर मनाएं। हम लोग के नियमों का पालन करेंगे तो हो सकता है जल्दी से छुटकारा पा जाए। मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर और जबलपुर के बाद रतलाम, बैतूल, छिंदवाड़ा और खरगोन में रविवार को लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। त्योहारों पर, सार्वजनिक कार्यक्रमों पर पूरे प्रदेश में रोक रहेगी। गुजरात में 31 मार्च तक, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट में नाइट कर्फ्यू रहेगा। राजस्थान के 8 शहरों में कोरोना के मरीज तेजी से बढ़े। यहां मार्केट को रात 10 बजे बंद करने के आदेश हैं। पंजाब में 31 मार्च तक सभी शैक्षिक संस्थान बंद हैं। शादी ब्याह और अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोगों की मनाही है। मॉल में एक समय में 10 से ज्यादा लोगों की एंट्री नहीं हो सकती। अब देखिए ना किस प्रकार से जो सुपर स्प्रेडर इवेंट्स हमारे देश में बढ़ रहे हैं, सोशल गैदरिंग्स बढ़ रही हैं। जैसे हमारा नॉर्मल लाइफ पहले चलती थी प्री कोविड, अधिकांश स्थानों पर आप उसी प्रकार से लोगों को बिहेव करते हुए देख रहे हैं। रेस्टोरेंट्स के अंदर देख रहे हैं, सोशल फंक्शंस देख रहे हैं, मैरिजेस के अंदर देख रहे हैं, और दूसरे भी जो ये पॉलिटिकल इवेंट्स होते हैं, दूसरी चीजें हैं, सभी में लोग बहुत ही अब कैजुअल ढंग से जो है इनको चीजों को ले रहे हैं, जबकि हमको सब कुछ पता है। करीब 1 साल पहले जब 24 मार्च 2020 को पूरे देश में लॉकडाउन लगा था, तब भारत में कुल पॉजिटिव केस 564 थे, जबकि कोरोना से मौतों का आंकड़ा 10 था। इस समय भारत में संक्रमितों का आंकड़ा 1,15,00,000 के करीब है, जबकि 1.5 लाख से ज्यादा जिंदगियां कोरोना ने लील ली। हमें कोरोना की उस
उभरती हुई सेकंड पीक को तुरंत रोकना ही होगा और इसके लिए हमें क्विक और डिसाइसिव कदम उठाने होंगे। कोरोना बीमारी ने पूरी दुनिया में एक पैटर्न को फॉलो किया है। हर जगह पर हमने देखा कि शुरुआत में इस बात की चर्चा होती थी कि क्या कम्युनिटी संक्रमण का दौर आ गया, क्या बीमारी ने अपनी पीक को टच कर लिया। इन सभी सवालों के जवाब अलग अलग समय पर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हर देश में देखा गया कि इसी पैटर्न पर यह बीमारी आगे बढ़ी है। तो जहां तक दूसरी लहर का सवाल है, अमेरिका और यूरोपीय देशों में जिस तरह के आंकड़े रहे हैं संक्रमण के और संक्रमण के कारण मौतों के, वो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे समझ में आएगा कि भारत में किस तरीके से आगे बढ़ना है। ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, इटली, नेदरलैंड्स, स्पेन और स्वीडन में कोरोना की दूसरी लहर ने ज्यादा तबाही मचाई। इतना ही नहीं, अमेरिका में भी अक्टूबर से दिसंबर के बीच आई कोरोना की दूसरी लहर ने लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह वायरस को लेकर लोगों की लापरवाही और वायरस का म्यूटेशन रहा। द इकोनॉमिस्ट ने दुनिया भर के 46 देशों में कोरोना महामारी की दूसरी लहर का अध्ययन किया। मौतों के विश्लेषण से ये बात पुख्ता हो गई कि जिन देशों में कोरोना वायरस की दूसरी लहर आई, वहां ज्यादा कोहराम मचा। 46 देशों में मार्च से लेकर मई 2020 तक पहली लहर में 2,20,000 लोगों की मौत हुई, जबकि अक्टूबर से दिसंबर के बीच इन्हीं 46 देशों में मरने वालों की संख्या 6,20,000 तक पहुंच गई। यानी दूसरी लहर में करीब 4 लाख ज्यादा लोगों की मौतें हुई। सिर्फ कोरोना ही नहीं, पहले भी जितनी महामारियों ने दुनिया पर हमला किया है, वो सभी दूसरी लहर में ज्यादा घातक साबित हुई हैं। 1918 से 1920 तक स्पेनिश फ्लू से करीब 5 करोड़ लोगों की मौत हुई थी, जिनमें ज्यादा मौतें दूसरी लहर में हुई। सौ साल पहले जब स्पेनिश फ्लू हुआ था, तब भी यही हुआ था कि जब पहली स्पाइक कम हुई तो लोगों ने बिल्कुल मास्क लगाने छोड़ दिया, पार्टी करनी शुरू की कि अब पैंडेमिक खत्म हो गया, और एकदम स्पाइक हुआ और एकदम। कोरोना का सबसे बड़ा खतरा था कि लोगों को इस बीमारी की जानकारी कम थी। जैसे जैसे समय बीत रहा है, उसके साथ जानकारी की कमी दूसरी चीजों के साथ जुड़ रही है, यानी कि कोरोना के नए स्ट्रेन्स, कोरोना के नए वेरिएंट्स, डबल म्यूटेंट। ये भारी भरकम शब्द कितने जिम्मेदार हैं संक्रमण के बढ़ने में, और इनसे किस तरीके से बचना है। भारत में अभी तक कोरोना वायरस के जितने भी वेरिएंट मिले हैं, वो चिंता बढ़ाने वाले हैं। 18 राज्यों के 10,787 सैंपल की जांच में डबल म्यूटेशन वाले नए वेरिएंट के अलावा यूके वेरिएंट के 736, दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट के 34 और ब्राजील वाले वेरिएंट का 1 केस मिला है। 771 हमारे वेरिएंट्स पाए गए। कुल हमने जो है 10,787 सैंपल्स जीनोम सीक्वेंस किए। इसमें 736 तो हमारे यूके वेरिएंट मिले हैं, 34 हमें साउथ अफ्रीकन वेरिएंट मिले हैं, और 1 सैंपल ब्राजीलियन वेरिएंट के तहत पॉजिटिव पाया गया। कोरोना वायरस में पिछले 1 साल से ही म्यूटेशन हो रहा है, लेकिन ये म्यूटेशन सामान्य होते हैं और इसमें वायरस का नेचर नहीं बदलता। लेकिन हाल के दिनों में वायरस में कुछ ऐसे जेनेटिक म्यूटेशंस हुए हैं कि कुछ वेरिएंट पहले के मुकाबले ज्यादा संक्रामक हो गए हैं। इसी में से एक है भारत में मिलने वाला कोरोना वायरस का डबल म्यूटेशन वाला स्ट्रेन। नेचुरल प्रोसेस है, ये होता ही रहे। वायरस एक आरएनए का स्ट्रैंड है, जब वो रेप्लिकेट करता है उसमें गलतियां होती है, नेचर का नियम है। इससे हमें पर से घबराना नहीं है। तो म्यूटेशन से बचने का रास्ता हमारे लिए वायरस को हराने के ऊपर है। पंजाब में 320 से अधिक सैंपल्स में ब्रिटेन वाला स्ट्रेन मिला है। ये स्ट्रेन बहुत ज्यादा संक्रामक है और इसकी वजह से ब्रिटेन में जनवरी में लंबे लॉकडाउन का ऐलान करना पड़ा था।
ये स्ट्रेन भारत में तेज रफ्तार के लिए जिम्मेदार हो सकता है। दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील वाले वायरस भी खतरनाक हैं। ये मनुष्य के इम्यून सिस्टम को चकमा दे सकते हैं। इसीलिए इस बात की आशंका बनी हुई है कि मौजूदा वैक्सीन इन वेरिएंट्स पर कितनी कारगर हो सकती है। इस पर रिसर्च तेज रफ्तार से जारी है। वैक्सीन के बाद भी क्यों नहीं रुक पा रही कोरोना की दूसरी लहर, दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए। आज 16 जनवरी को भारत में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत हुई थी। जब इस ड्राइव की शुरुआत हुई उस समय कोरोना के जो केसेस थे वो घट रहे थे और ऐसा लगा कि शायद ये सफल हो रहा है। लेकिन हाल फिलहाल में हमने देखा है कि वैक्सीनेशन की रफ्तार जिस तरह से बढ़ रही है उतनी कोरोना के केसेस कम नहीं हो रहे हैं, बल्कि यहाँ पर जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? दुनिया का जो आंकड़ा है वो क्या कहता है इसके बारे में, इसे हम विस्तार से आपको समझाते हैं। पिछले साल इस समय सवाल था कि कोरोना की वैक्सीन कब तक आएगी। साथियों, हम सबके लिए गर्व की बात है कि आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला रहा है। दुनिया के पास कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है वैक्सीन। वो वैक्सीन जो लैब में टेस्टेड है, विज्ञान के हर मानक पर खरी है। और अब जब दुनिया भर से वैक्सीन ड्राइव के नतीजे आने लगे हैं तो ये साइंटिफिक तरीके से भी प्रमाणित हो गया है कि जिन देशों ने वैक्सीन की सबसे अधिक डोज अपने नागरिकों को दी वहां पर कोरोना मरीजों का ग्राफ तेजी से गिरा है। जिन देशों ने अपनी आबादी के 20% या उससे अधिक का वैक्सीनेशन कर दिया है वहां कोरोना के नए केस कम आ रहे हैं। इस तथ्य को समझने के लिए कोरोना के वैक्सीन डोज और कोरोना के घटते केस के बीच कनेक्शन समझना जरूरी है। दुनिया में सबसे पहले ब्रिटेन ने वैक्सीनेशन कार्यक्रम की शुरुआत की। आज की तारीख में ब्रिटेन में करीब 47% लोगों को वैक्सीन की कम से कम एक डोज लग चुकी है। वहां फरवरी के मुकाबले मार्च में 62% केस कम रहे। अमेरिका में 39% आबादी का वैक्सीनेशन हो चुका है। जहां फरवरी में करीब 24 लाख केस थे वो मार्च में घटकर लगभग 13 लाख हो गए। चिली में भी लगभग 47% लोगों को वैक्सीन मिल चुकी है। वहां भी पिछले महीने के मुकाबले इस महीने 20% तक केस घट गए। इजराइल की 50% आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज मिल चुकी हैं और वहां एक महीने में कोरोना केस 60% कम आने लगे। बहरीन में करीब 41% आबादी का वैक्सीनेशन होने के बाद कोरोना के नए केस 30% तक कम हो गए। यानी जिन देशों में जितनी ज्यादा आबादी को वैक्सीन लगाई गई है वहां पर केस उतनी तेजी से कम हुए हैं। लेकिन भारत में वैक्सीनेशन के बावजूद कोरोना की दूसरी लहर आ चुकी है। इसके पीछे क्या कारण है? आइए आपको आंकड़ों के जरिए समझाते हैं। भारत में 26 मार्च तक करीब 5 करोड़ 55 लाख वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। लेकिन आबादी के हिसाब से देखें तो अभी तक भारत ने 4% से कम लोगों को वैक्सीन लगाई, जबकि ब्राजील ने 6.2, तुर्की ने 9.8, जर्मनी ने 9.6 और रूस ने अपनी आबादी के 4.3% हिस्से का टीकाकरण कर दिया। 24 मार्च 10 बजे तक हम 5 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोजेज देश भर में एडमिनिस्टर कर चुके हैं। इन 5 करोड़ से ज्यादा डोजेज में से 2 करोड़ 64 लाख से ज्यादा डोज केवल 60 बरस से ऊपर के लोगों को और 45 से 60 बरस के जो कोमॉर्बिड लोग हैं उनको एडमिनिस्टर की गई हैं। बड़ी आबादी का टीकाकरण करने के लिए भारत सरकार ने भी रफ्तार बढ़ाई है। तीसरे चरण के टीकाकरण कार्यक्रम के लिए सरकार ने तय किया है कि 1 अप्रैल से 45 वर्ष के सभी लोग वैक्सीन लगवा सकेंगे, लेकिन इसके लिए ज्यादा वैक्सीन की जरूरत भी पड़ेगी। मंडल के बैठक में चर्चा हुई और विशेषज्ञों की सलाह, टास्क फोर्स का सलाह
और वैज्ञानिक आधार पर 2 फैसले किए गए। पहला फैसला ये कि 1 अप्रैल के बाद 45 से ऊपर कोई भी हो जिसको बीमारी है या नहीं है, सबको वैक्सीन उपलब्ध होगा। भारत ने पहले चरण में जुलाई तक 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा है। इसे हासिल करने के लिए 60 करोड़ डोज का प्रबंध करना है। अभी तक करीब 5.5 करोड़ वैक्सीन डोज मिली है और अगले 4 महीनों में 55 करोड़ डोज की आवश्यकता होगी, यानी हर महीने करीब 13 करोड़ 75 लाख डोज। अगर हम चाहते हैं कि इंडिया में वैक्सीनेशन बहुत क्विक पेस पे किया जाए तो एक ही तरीका है, हमें पूरे प्राइवेट सिस्टम्स को इन्वॉल्व करना होगा, जिसमें प्राइवेट प्रैक्टिशनर बड़ी मुख्य भूमिका निभाता है। केवल बड़े हॉस्पिटल तक सीमित रखना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। जितनी जल्दी हम वैक्सीनेट करेंगे उतनी म्यूटेशंस कम होंगे, उतने म्यूटेंट स्ट्रेन से हम लड़ पाएंगे और हम विश्व साइकिल से बच पाएंगे। भारत में अभी 2 स्वदेशी वैक्सीन इस्तेमाल हो रही हैं। पहली कोविशील्ड, जिसकी करीब 7 से 8 करोड़ डोज की सप्लाई ही सीरम इंस्टीट्यूट हर महीने कर रहा है। दूसरी कोवैक्सीन, जिसकी 1 से 1.25 करोड़ डोज भारत बायोटेक हर महीने सप्लाई कर पा रहा है। इस हिसाब से वैक्सीन की सप्लाई और डिमांड में करीब 4 करोड़ डोज की कमी है। इसे पूरा करने के लिए ही भारत ने दूसरे देशों में वैक्सीन निर्यात पर कुछ वक्त के लिए पाबंदी लगाई है। इसके अलावा भारत जल्द ही रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे सकता है। There is a shortage not only in our country, there is a global shortage. If you are to look at the global population, we don't have that many vaccines. If you look at the Indian population, even if we talk of the first phase, we are talking of 30 crore individuals. That means 60 crore doses, 600 million doses. I don't think though that many doses are available. So that is not going to be available right off the shelf. Unless we are able to get enough doses, and this is going to take many, many months to us, even for the manufacturers, and I'm talking about not only Indian manufacturers, I'm talking of global manufacturers to be able to really manufacture so many doses. भारत की आबादी ही वैक्सीनेशन में सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि भारत सबसे अधिक संख्या में वैक्सीन का उत्पादन कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद अगर प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए हमारी आबादी के, तो वैक्सीनेशन में हम बहुत पिछड़ रहे हैं। आखिर क्यों वैक्सीन की बर्बादी हो रही है, आखिर क्यों उस रफ्तार को हम कायम नहीं रख पा रहे हैं, ये समझना भी जरूरी है। कोरोना की स्पीड जिस तरह से बढ़ रही है, उस पर ब्रेक लगाने के लिए वैक्सीन ड्राइव को 4-5 गुना बढ़ाने की आवश्यकता है। लेकिन इसमें 2 दिक्कतें हैं। पहली और बड़ी समस्या है कच्चे माल की कमी, दूसरा है वैक्सीन की बर्बादी, जिसका जिक्र कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में किया था। एक मुद्दा है वैक्सीन की एक्सपायरी डेट। हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो पहले आया है उसका पहले उपयोग हो, जो बाद में आया है उसका बाद में उपयोग हो। अगर जो बाद में आया हुआ हम पहले उपयोग कर लेंगे तो फिर एक्सपायरी डेट और वेस्टेज की स्थिति बन जाएगी। और इसलिए मुझे लगता है कि अवॉइडेबल वेस्टेज से तो हमें बचना ही चाहिए। कोरोना वैक्सीन बनाने वाली सीरम इंस्टीट्यूट का कहना है कि जनवरी महीने में वो 6 से 7 करोड़ वैक्सीन का उत्पादन कर रहा था। मार्च महीने से उत्पादन बढ़ाकर 10 करोड़ प्रति महीना करने का लक्ष्य था, लेकिन उत्पादन अभी भी 6 से 7 करोड़ डोज पर ही सीमित है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कच्चा माल। सीरम इंस्टीट्यूट के अनुसार अमेरिकी निर्यात प्रतिबंधों के चलते वैक्सीन उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक बैग और फिल्टर की कमी हो रही है। पूरी दुनिया में वैक्सीन की कमी है, लेकिन भारत के कुछ राज्यों में इसी वैक्सीन की बेकदरी भी चिंता का विषय है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वैक्सीन की बर्बादी में तेलंगाना नंबर 1 है। यहां पर 17.6% वैक्सीन बर्बाद हुई है। दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है। यहां कुल वैक्सीन की 11.6% डोज खराब हुई। तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश, जहां 9.4% वैक्सीन बिना लगाए बेकार हो गई। चौथे नंबर पर कर्नाटक, जहां 6.6% वैक्सीन खराब हुई। जम्मू कश्मीर में भी 6.6% वैक्सीन बर्बाद हुई। प्लानिंग और गवर्नेंस की जो भी कमियां हैं, उन्हें तुरंत सुधारा जाना चाहिए। वैक्सीन वेस्टेज जितनी रुकेगी, और मैं तो चाहूंगा राज्यों ने तो जीरो वेस्टेज के टारगेट से काम शुरू करना चाहिए। हमारे यहां वेस्टेज नहीं होने देंगे। एक बार कोशिश करेंगे तो इंप्रूवमेंट जरूर होगा। उतने ही ज्यादा हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और दूसरे एलिजिबल लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज पहुंचाने के हमारे प्रयास सफल होंगे। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि लोग रजिस्ट्रेशन तो करवाते हैं, लेकिन तय तारीख पर वैक्सीन लगवाने नहीं पहुंच रहे। कोरोना की ये दूसरी लहर कब तक रहेगी और कब तक बढ़ते रहेंगे आंकड़े, दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। आप देखते कोरोना के दूसरे लहर की शुरुआत हो गई है। अगर हम बाकी देशों के आंकड़ों को देखें जो इस सेकेंड वेव को देख चुके हैं, वहां पर किस तरह से ये बीमारी आगे बढ़ी है और हिंदुस्तान को लेकर क्या है जानकारों की राय, वो दिखाते हैं। मार्च के मध्य से शुरू हुई कोरोना की दूसरी लहर को अगर वक्त रहते नहीं रोका गया तो ये पहली लहर से ज्यादा घातक साबित हो सकती है। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि दूसरी लहर 15 फरवरी से शुरू हुई और 100 दिनों तक बरकरार रह सकती है। कोरोना की इस दूसरी लहर से करीब 25 लाख लोग संक्रमण की चपेट में आ सकते हैं। एसबीआई के अनुसार लॉकडाउन और दूसरे प्रतिबंधों के जरिए कोरोना की रफ्तार को रोकना मुश्किल हो सकता है। दूसरी लहर को रोकने के लिए भी एसबीआई ने उपाय बताए हैं। वैक्सीन लेने से हिचक रहे लोगों के लिए कहा गया है कि टीकाकरण ही कोरोना से बचने का एकमात्र उपाय है। इसके लिए सरकार को टीकाकरण की गति बढ़ानी चाहिए। चिंता की बात यह है कि सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी अभी भारत में 20% से भी कम बुजुर्गों को कोरोना वैक्सीन लगी है, जबकि कोरोना का सबसे अधिक खतरा उन्हें ही है। हमारी पॉपुलेशन देखें जो एलिजिबल है, मोर देन 25 ईयर ओल्ड है, वो ऑलरेडी 70 करोड़ है। जिस स्पीड पे हम लोग चल रहे हैं, अगर हम बच्चों को छोड़ दें अभी, तो इस हिसाब से पता नहीं हम लोग कब तक वैक्सीनेट कर पाएंगे। और प्रेजेंट वेव इतनी मैसिव वेव दिख रही है, और मेरा ऐसा अंदाजा है अगर हम शुरू से ही सीरियसली लेते, सीरियसली मैं कहूँगा कि डॉक्टर्स, हेल्थ केयर की तरफ से, जनरल पॉपुलेशन की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से, अभी तक एटलीस्ट 1/3, 1/3 पॉपुलेशन को हम वैक्सीनेट कर चुके होते। एसबीआई का मानना है कि रोजाना 45 लाख टीके लगाने पर इस साल 21 जुलाई तक देश में 45 साल से अधिक उम्र के सभी व्यक्तियों का टीकाकरण संभव है। स्वास्थ्य क्षेत्र की मौजूदा बुनियादी सुविधाओं को देखते हुए रोजाना 1 करोड़ टीके लगाए जा सकते हैं, जो अभी सिर्फ 34 लाख है। रोजाना अगर 34 लाख डोज को 40 से 45 लाख तक ले जाया जाए तो पूरी आबादी का टीकाकरण 21 महीने में पूरा हो पाएगा। कोरोना से निपटने में हम बाकी देशों से पहले भी बेहतर रहे थे और दूसरी लहर के आने के बाद भी बेहतर रहेंगे, बस थोड़ी सी सावधानी की आवश्यकता है। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।